बता पाएगा एल्डोल संघनन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते हाँ, हैं तनुचार की उपस्थिति में एल्डोल संघनन कहते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, है ना? उसको हम एल्डोल संघनन कहते हैं, जिसमें क्या होता है, ऐसे एल्डिहाइड दो या दूसरे या ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन होता है और तनु NaOH और BaOH की उपस्थिति में क्या करते हैं, अभिक्रिया करके संघनित हो जाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन कहते हैं, ठीक है ना? और यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन भी थी, हम क्या कर सकते थे, CH3CHO, है ना? किसके साथ रिएक्शन करती है? CH3CHO के साथ। और इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ना? और वो भी कैसा वाला, डाइल्यूट, यहाँ पर डाइल्यूट लिख सकते हैं हम, डाइल्यूट, है ना? डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में, और ये क्या बना देगा हमारे पास, CH3CH, और इस पोजीशन पर OH आ जाएगा, CH2 देन CHO। इसको बोलते हैं बेटा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसी प्रकार से कीटोन में था, कीटोन की जगह क्या लेंगे हम, क्या लेंगे बेटा इसमें, कीटोन की जगह क्या लेंगे? एसीटोन। बिल्कुल एसीटोन लेंगे, है ना? कीटोन की जगह हम एसीटोन ले सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा CH3 COCH3, और इस पर फिर अगेन रिएक्शन होगी CH3 COCH3 की, है ना? और जैसे इस पर रिएक्शन होगी और कैटलिस्ट सेम रहेगा, तो उसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा CH3 CO एंड CO की जगह जो है क्या हो जाएगा बेटा, OH हो जाएगा पर, है ना? और इसकी जगह हम नीचे पर CH3 लिख सकते हैं, आगे CH2 होगा, COCH3 होगा, है ना? इस प्रकार से इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो इस प्रकार से एल्डोल संघनन, ठीक है ना? यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा, एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है और तनु NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया करके बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना देते हैं, है ना? नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा इसमें, ये रिएक्शन थी, और नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, वियर ब्लेगर कीटोन ऑक्सीकरण, है ना? वियर ब्लेगर में क्या होता है बेटा, कोई बताएगा? एल्डिहाइड तथा कीटोन का ऑक्सीकरण पर एसिड द्वारा करना बेयर-विनेगर अभिक्रिया कहलाती है। बिल्कुल ठीक, राइट, है ना? यहाँ पर क्या होगा, एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीकरण किसके द्वारा हो रहा है, पर एसिड के द्वारा। एक शब्द याद रखना हमें, पर एसिड। पर एसिड के द्वारा हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन का जब क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे पर एसिड के द्वारा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वियर विलेगर कीटोन ऑक्सीकरण। देखो बेटा यहाँ पर हमारे पास सिंपल है, एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीकरण क्या है, पर एसिड द्वारा करना वियर विलेगर कीटोन ऑक्सीकरण कहलाता है। और इसमें यदि हम देखेंगे तो इस प्रकार से हो रहा है, जैसे मानो हमने एल्डिहाइड लिया CH3CHO, है ना, ये एल्डिहाइड है, और इस पर हम क्या करवा रहे हैं, CH3COOOH, है ना, इस प्रकार ये पर एसिड है, इसका नाम क्या है, पर एसिड। तो पर एसिड की उपस्थिति में हम अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो क्या बनेगा, यहाँ पर जो बनेगा, दो एसिटिक एसिड, एक ऑक्सीजन यहाँ से इसके साथ जुड़ जाता है, बस यही अंतर आता है, CH3COH और प्लस CH3COOH, इस प्रकार से जाएगा, है ना? अब यदि हम इसकी जगह दूसरा लेंगे, कीटोन लेंगे, क्योंकि एसीटोन कीटोन भी तो है इसमें, ठीक है ना, CH3COCH3, यहाँ पर भी पर एसिड के द्वारा अभिक्रिया कराएंगे, CH3COOH, तो यहाँ से क्या होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ चला जाएगा, और ये क्या बना जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा CH3COO एंड CH3, और प्लस क्या होगा बेटा इसमें, वो CH3COOH हो जाएगा। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है मिथाइल एस्टेट, और इसका नाम क्या है, एस्टिक एसिड। तो इस टाइप से हम बना सकते हैं, ठीक है ना? तो ये है वेयर विलेगर कीटोन ऑक्सीकरण। उसके बाद कौन सा अभिक्रिया है बेटा, इसके बाद कौन सी अभिक्रिया है, ये है बेंजोइन संघनन। बेंजोइन संघनन में क्या होता है, इस प्रकार के संघनन में बेंजल्डिहाइड के दो अणु अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्रिया कर बेंजीन बनाते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पर क्या होगा, बेंजल्डिहाइड के दो अणु हैं, आपस में अभिक्रिया करेंगे किसकी उपस्थिति में, अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में, और क्या बनाएंगे, बेंजोइन बना देंगे, है ना? तो इसको हम ऐसे डेफिनेशन के रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं कि इस प्रकार की अभिक्रिया में बेंजल्डिहाइड के दो अणु क्या होते हैं, अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्रिया करके बेंजोइन बनाते हैं। बस इतनी सिंपल रिएक्शन है बेटा, है ना? और बेंजोइन कैसे बनेगा, बेंजीन रिंग लेंगे और इस पर हम क्या करेंगे, CHO लिख लेंगे, ठीक है ना? दूसरा भी बेंजीन रिंग लेंगे, देखो बेटा बेंजीन रिंग, बेंजल्डिहाइड है दोनों, और CHO ऐसे लिख सकते हैं, है ना? और ये दोनों आपस में क्या होगा, यहाँ पर लेंगे अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH क्या होता है,
एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे और यहाँ पर क्या बन जाएगी, बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग होगी बेटा, यहाँ पर क्या आएगा, CHOH ले लेंगे इस पर ले लो, चाहे यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और बेंजीन रिंग ऐसे कंप्लीट बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये है बेंजोइन, इसका नाम क्या है, बेंजोइन, ये बेंजोइन है। तो इस टाइप से बेंजोइन, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बेंजोइन संघनन कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, बेंजोइन संघनन। इस प्रकार से बेंजोइन संघनन हो गया, ये देखो बेंजोइन संघनन हो गया। नेक्स्ट यदि हम इसका देखेंगे तो ये है बाउवोल्ट ब्लैंक अभिक्रिया। क्या होता है बेटा बाउवोल्ट ब्लैंक अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में एस्टर का अल्कोहल में अपचयन होता है। इसमें सोडियम और अल्कोहल अपचायक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। आप लोग सभी बच्चों को बताना बेटे, इसमें क्या होता है, इसमें देखो, इसमें हमारे पास इस अभिक्रिया में एस्टर का अल्कोहल में, देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, एस्टर का अल्कोहल में अपचयन। इस अभिक्रिया में क्या होता है, एस्टर का अल्कोहल में अपचयन होता है। और यहाँ पर क्या होगा, जो सोडियम है, सोडियम और अल्कोहल का अपचायक के रूप में रहते हैं, ठीक है। तो हम एस्टर ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो एस्टर किस प्रकार से आ जाएंगे, देखो यहाँ पर हमने सीधे ले लिया, ये एस्टर है ना। इस एस्टर की हमने क्या करवाई, 4H के साथ रिएक्शन करवाई। किसके साथ करवाई, 4H के साथ। 4H के साथ जैसे रिएक्शन करवाई, देखो ये दोनों कैटालिस्ट हमने लिए अपचायक के रूप में, एक दोनों मॉलिक्यूल एथेनॉल बने। यहाँ पर ये भी एस्टर है बेटा, है ना। एथिल बेंजोएट क्या है, एस्टर है। इस पर हम 4H की रिएक्शन करवा रहे हैं, ये इथाइल अल्कोहल और सोडियम अपचायक के रूप में। ये क्या बना बेटा, इसका नाम क्या है, बेंजीन के ऊपर CH2OH लगा हुआ है, बेंजिल अल्कोहल। बिल्कुल बेंजील अल्कोहल, और साथ साथ में ये बना एथेनॉल। तो इस प्रकार से हमारे पास देखो एस्टर का अपचयन, एस्टर का अल्कोहल में अपचयन क्या कहलाता है हमारे पास, एस्टर का अल्कोहल में अपचयन कहलाता है बाउवोल्ट अभिक्रिया, है ना। और इसमें क्या होता है, सोडियम अल्कोहल क्या होगा, अपचायक के रूप में रहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट है वल्ज स्कीमैन अभिक्रिया। वल्ज स्कीमैन अभिक्रिया क्या है, क्या जब है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को हाइड्रोफ्लोरोफोरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो फ्लोरोबेंजीन बनता है। बहुत बढ़िया, देखो ये हमारे पास बेंजीन, जब बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड को हम क्या करते हैं, हाइड्रोफ्लोरोबोरिक अम्ल, हाइड्रोफ्लोरोबोरिक अम्ल, ये हाइड्रोफ्लोरोबोरिक अम्ल HBF4, है ना, हाइड्रोफ्लोरो फ्लोरोबोरिक एसिड, है ना। तो ये इसके साथ गर्म करते हैं 273 से 278 केल्विन पर, है ना। तो फ्लोरोबेंजीन हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये देखो बेटा रिएक्शन ये भी है, ये हमने अधिकांश 2 स्टेप में बनाई। डाइज़ोनियम क्लोराइड है, इसके साथ हमने HBF4 HCl माइनस के रूप में निकल गया। यहाँ पर हम टेम्परेचर लिख सकते हैं 273 से 278, है ना। और ये क्या बन गया हमारे पास, एडिशनल कंपाउंड बना, फिर हमने इसको गर्म किया और ये लास्ट में क्या बन गया, फ्लोरोबेंजीन। तो इस प्रकार से क्या होता है, इसमें फ्लोरोबेंजीन बनता है। तो ये थोड़ी छोटी-छोटी चीजें आपको याद रखनी है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा हमारे पास कैनिजारो रिएक्शन। क्या कहती है कैनिजारो अभिक्रिया, क्या कहती है, क्या वे कहते बेटा, एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित होता है छांद्र साथ क्षार के साथ क्रिया करते हैं, जिनमें एक एल्डिहाइड का अणु अपचायित होकर अल्कोहल और दूसरा अणु ऑक्सीकृत होकर सोडियम फॉर्मेट बनाता बिल्कुल। देखो बेटा बहुत बढ़िया कहा इसने, देखो यहाँ जिसमें क्या होगा, ऐसे वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। अनुपस्थित का मतलब इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है ना। ऐसे एल्डिहाइड जिनमें क्या होगा, इसमें केवल एल्डिहाइड बेटा, ध्यान रखना। कैनिजारो अभिक्रिया केवल एल्डिहाइड है ना, तो ध्यान रखना कीटोन नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा कि एल्डिहाइड जिनमें क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन होता है ना। तो यहाँ पर जिनमें क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है, वो कैनिजारो अभिक्रिया है ना। इनमें क्या होगा, वो एल्डिहाइड जिनमें अल्फा जो क्या होंगे परमाणु होंगे अनुपस्थित होंगे और सांद्र क्षार की उपस्थिति में क्रिया करते हैं, ठीक है ना। और एक क्या करता है, एक एल्डिहाइड अणु अपचयित होकर के अल्कोहल और दूसरा क्या करता है, ऑक्सीकृत होकर के सोडियम फॉर्मेट बनाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर देखो दो एल्डिहाइड है, एक एल्डिहाइड है एक एल्डिहाइड। NaOH के साथ अभिक्रिया करेंगे, 50% NaOH है ना, 50% NaOH के साथ। तो एक सोडियम फॉर्मेट बना रहा है और एक ये बना रहा है। ऐसे जो है देखो बेंजोडाइड में NaOH के साथ एक सोडियम बेंजोएट बना रहा है और एक बेंजील अल्कोहल बना रहा है। तो एक तो अल्कोहल बना रहा है और एक फॉर्मेट कंपाउंड बना रहा है।
ठीक है ना? तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होगी उसको हम क्या बोलेंगे, कैनिजारो अभिक्रिया कहेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है बेटा, कार्बोनिल अभिक्रिया। क्या होता है कार्बोनिल अभिक्रिया में? इस अभिक्रिया में प्राथमिक अमीन व क्लोरोफॉर्म के साथ NaOH के साथ अभिक्रिया करके आइसोसाइनाइड कंपाउंड बनाते हैं। बिल्कुल वेरी, ठीक है ना? यहाँ देखो इसने बहुत बढ़िया बताया कि इसमें क्या होगा, इसमें हम सिंपल क्या होगा, प्राथमिक अमीन जो है, जो प्राथमिक अमीन होता है बेटा, वो क्लोरोफॉर्म के साथ, है ना, क्लोरोफॉर्म और NaOH और KOH की उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्या बना देता है, आइसोसाइनाइड कंपाउंड बना देता है। इसने पूरी एक्टिविटीज के साथ बताया, बहुत बढ़िया, है ना? और इस टाइप से देखो बेटा, यहाँ पर हमने प्राथमिक अमीन लिया, इसमें हमने क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करवाई और साथ साथ में 3 मॉलिक्यूल KOH, ये आइसोसाइनाइड कंपाउंड बनाया और 3 मॉलिक्यूल क्या बने, इसमें KCl बना और 3 मॉलिक्यूल H2O बने। ठीक है ना? इसी प्रकार से देखो ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार का क्या है, प्राथमिक अमीन है ना? ये इसको हम बोलते हैं एनिलीन, एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है ना? एरोमेटिक कंपाउंड में इसको क्लोरोफॉर्म के साथ और 3 KOH के साथ, ये देखो फेनिल आइसोसाइनाइड बना और 3 KCl बना और 3 मॉलिक्यूल H2O बना। तो इस प्रकार से इस कार्बोनिल अभिक्रिया में क्या बनता है, आइसोसाइनाइड कंपाउंड बनता है। कार्बोनिल अभिक्रिया में क्या बनता है, आइसोसाइनाइड कंपाउंड बनता है। कभी-कभी क्या होता है, वो क्वेश्चन पूछ लेता है आप लोगों से, कार्बोनिल अभिक्रिया देते हैं, आइसोसाइनाइड कंपाउंड, साइनाइड कंपाउंड, फिर उसके बाद और कंपाउंड 2-3 कंपाउंड और लिख लिए और आपको आंसर बताना होगा। तो कार्बोनिल अभिक्रिया क्या देता है, आइसोसाइनाइड, ठीक है ना? बाउवोल्ट अभिक्रिया कौन सा कंपाउंड देता है, कौन सा देता है बेटा बाउवोल्ट? जो बाउवोल्ट अभिक्रिया हमने अभी बताए थे, देखो बाउवोल्ट अभिक्रिया बताई थी, कौन सा दे रहा है, बाउवोल्ट दे रहा है अल्कोहल, है ना, अल्कोहल दे रहा है। देखो मैं कहूं बल्जिस की मैन कौन सा देता है, बल्जिस की मैन अभिक्रिया कौन सा कंपाउंड देता है बेटा, फ्लोरोबेंजीन। बिल्कुल फ्लोरोबेंजीन देता है ना, देखो फ्लोरोबेंजीन दे रहा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, यहाँ ध्यान रखना, ठीक है ना? इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा क्या कंपाउंड क्या देने वाला है, तो वहां बताना पड़ेगा, है ना, कि कौन सा कंपाउंड हमें मिलता है। तो जैसे कहने जा रहा हूं अभिक्रिया क्या देता है, एक तो सोडियम एक फॉर्मेट कंपाउंड देता है, एक अल्कोहल देता है ना? तो वहां पूछा हुआ होगा इस प्रकार से, है ना, कार्बोनिल अभिक्रिया क्या देता है, आइसोसाइनाइड कंपाउंड देता है। नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा इसमें क्लेजन संघनन। क्लेजन संघनन क्या होता है, क्लेजन संघनन होता है कि इस प्रकार के संघनन में, इस प्रकार के संघनन में एथिल एसीटेट के 2 अणु सोडियम व अल्कोहल की उपस्थिति में एथिल एसिटोएस्टेट बनाते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, देखो आरुषि कितना अच्छा जवाब दे रही है ना? तो देखो बेटा यहाँ पर हम कह सकते हैं, देखो यहाँ पर क्या है, इस प्रकार के जो संघनन है, इसमें क्या होता है, सोडियम और अल्कोहल की उपस्थिति में दो अणु क्या करते हैं, जो दो अणु एसिटेट के अणु क्या करते हैं, सोडियम और अल्कोहल की उपस्थिति में क्रिया करके हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है इथाइल एस्टोएस्टेट, है ना? ये देखो दो अणु है बेटे, एक अणु ये है, एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये है, ठीक है ना? और इस प्रकार से बन गया इथाइल एस्टोएस्टेट, है ना? नेक्स्ट है बेटा, अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा हूँ, क्लेमेंसन अपचयन। क्या है क्लेमेंसन अपचयन? जब एल्डिहाइड्स व कीटोन्स को जिंक एमेल्गम व सांद्र HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वे अपने संगत हाइड्रोकार्बन्स में अपचयित हो जाते हैं। बिल्कुल, देखो एल्डिहाइड और कीटोन, है ना, जिंक अमलगम के साथ, देखो यहाँ पर हम लिखना चाहें तो शॉर्टकट ऐसे लिख सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं कि एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को हम CHO लिख लो याद रखने के लिए, और कीटोन को CO कर दो। एल्डिहाइड और कीटोन ये समझ में आ गया, एल्डिहाइड और कीटोन, ये क्या करेंगे, प्लस यहाँ लिख लो जिंक अमलगम ZnHG, है ना, और OA के लिए ओब्लिक कर दो, HCl में अभिकृत करते हैं। ये देखो इसी से हम समझ सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन को जिंक अमलगम व HCl के साथ अभिकृत करते हैं तो संगत हाइड्रोकार्बन देता है, यह समान समान हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन में अपचयित हो जाते हैं, में अपचित हो जाते हैं, अपचित हो जाते हैं, बस क्लेमेंसन अपचयन कहलाता है। और इसकी रिएक्शन हम आसानी से ये लिख सकते हैं,
ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है बेटा, इनको याद भी किया जा सकता है। देखो एल्डिहाइड हमने लिया 4H के साथ एल्केन प्राप्त हुआ, ठीक है ना। देखो कीटोन लिया 4H के साथ जिंक का बलगम और हमने क्या प्रोपेन बना दिया, ठीक है ना। ये देखो हमने एक एसिटोफिनॉल लिया 4H के साथ, यह अभिक्रिया हो गई, है ना। चलो नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा युग्मन अभिक्रिया। युग्मन अभिक्रिया क्या है, किसे कहते हैं बेटा? एरोमेटिक अमीन्स डायजोनियम लवण व फिनॉल से निम्न ताप पर क्रिया कर तीव्र रंगों से युक्त एजोरंजकों का निर्माण करते हैं। बिल्कुल एजोरंजकों का निर्माण करते हैं इसमें, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल हमारे पास क्या होते हैं, एरोमेटिक अमीन्स हैं और डायजोनियम लवण और फिनॉल के साथ, है ना। एक तो डायजोनियम लवण क्या करता है, यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे पास डायजोनियम कंपाउंड लवण होता है वो फिनॉल और अमीन्स के साथ अभिक्रिया करके तीव्र रंगों की, इसमें थोड़ा डेफिनेशन गड़बड़ हो रखी बेटा, है ना। एरोमेटिक अमीन्स लिखा हुआ, तो इसमें क्या होगा कि डायजोनियम लवण क्या करेगा, फिनॉल और एरोमेटिक अमीन्स के साथ, है ना। ये डायजोनियम लवण क्या करेगा, फिनॉल और एरोमेटिक अमीन्स के साथ क्रिया करके तीव्र रंग युक्तों को एजोचाइड देता है ना। और इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये डायजोनियम क्लोराइड है, इस पर हमने फिनॉल की अभिक्रिया करवाई, ये हमारे पास एक एजोडाइज बना, है ना। दूसरा हमने क्या किया, डायजोनियम क्लोराइड पर फिर हमने किसकी अभिक्रिया करवाई, एनिलीन की अभिक्रिया करवाई, तो यहाँ पर क्या बन गया हमारे पास, ये भी एजो कंपाउंड बन गया। ये पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन था और पैरा अमीनो एजोबेंजीन, तो ये दोनों के दोनों क्या है, एजोडाइज है। डाइज को मतलब जानते हैं आप लोग, रंजक, है ना। रंजक बने कलर, है ना। रंजक का मतलब यहाँ पर रंग से होता है ना। रंग एक रंग बन गए, इस प्रकार के रंग प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा इसमें डायजोनीकरण। क्या होती है डायजोनीकरण, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को एनिलीन एवं नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया द्वारा 273-278 केल्विन ताप पर बनाया जाता है। बहुत बढ़िया। देखो प्रियांशी ने भी अच्छा याद रखा है ना। देखो बेटा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को एनिलीन और नाइट्रस अम्ल, है ना, की अभिक्रिया द्वारा इतना 273 से 278 पर बनाया जाता है ना। और इसमें अभिक्रिया करके हम क्या कर सकते हैं, देखो ये अभिक्रिया है, हमने क्या लिया, एनिलीन लिया, सोडियम नाइट्राइट लिया, HCl लिया और इसके साथ हमें डाइजेनियम क्लोराइड प्राप्त हो गया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट रिएक्शन क्या थी, ये था डिल्स एल्डर अभिक्रिया, ये मैंने बताया नहीं थी आप लोगों को। चलो डिल्स एल्डर अभिक्रिया में क्या होता है बेटा, देखो इस अभिक्रिया में क्या होता है कि अल्फा और बीटा, इस अभिक्रिया में क्या माना जाता है कि जो अल्फा और बीटा है असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक, ठीक है ना। अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक, है ना, संयुग्मी डाइन्स की मध्य अभिक्रिया होती है। देखो यहाँ पर क्या होगा, इस अभिक्रिया में क्या होता है कि अल्फा बीटा जो कार्बोनिल यौगिक है और संयुग्मी डाइन्स है, इनके बीच अभिक्रिया होती है। एक तो अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक है और दूसरा संयुग्मी डाइन्स, कंजुगेटिव बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, कंजुगेटिव डाइन्स। डाइन्स का मतलब जिसमें दो इन ग्रुप लगे, डाई इन्स, ये डाइन्स का मतलब ये हुआ, है ना। डाइन्स का मतलब क्या हुआ, जिसमें दो इन ग्रुप लगे हुए, दो डबल बॉन्ड लगे, संयुग्मी कंजुगेटिव वाला, है ना। अब बताता हूँ कंजुगेटिव क्या होता है ना। तो यहाँ पर देखो एक तो हमारे पास अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक और दूसरा क्या है, संयुग्मी डाइन्स के मध्य क्या होगी, अभिक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, योगात्मक यौगिक प्राप्त होते हैं। कैसे यौगिक प्राप्त होते हैं, योगात्मक यौगिक। तो इस प्रकार से देखो अब हमारे पास क्या है, दो है, देखो कार्बोनिल कंपाउंड अल्फा बीटा, देखो यहाँ पर यदि हम देखेंगे ये अल्फा पोजीशन वाला है, अल्फा अल्फा क्या है, असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक है, ठीक है ना। ये वाला असंतृप्त, ये कार्बोनिल यौगिक हमारे पास। कार्बोनिल यौगिक क्या होता है, जिसमें CHO ग्रुप होता है, CHO हो सकता है, CO हो सकता है, तो हमने इसको ऐसा लिखा हुआ CH डबल बॉन्ड CH2, है ना। और कैसा है, असंतृप्त है, असंतृप्त मतलब डबल बॉन्ड है, कार्बोनिल समूह है लेकिन कैसा है, असंतृप्त है। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, ये इस प्रकार से बना हुआ। इसको हमने ऐसे क्यों लिखा, ताकि इस टाइप से बन सके, है ना। दूसरा देखो हमारे पास कंजुगेटिव डाइन्स है, कंजुगेटिव मतलब संयुग्मी डाइन्स। कंजुगेटिव, कंजुगेटिव क्या होता है बेटा, जैसे एक हो गया
फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड होगा, फिर डबल बॉन्ड होगा। ये है कंजुगेटिव डाइन्स। इसको क्या बोलते हैं? कंजुगेटिव डाइन्स। तो इस प्रकार से यहाँ पर कंजुगेटिव डाइन्स और संयुग्मी डाइन्स और किसके मध्य? असंतृप्त कार्बोनिल यौगिकों के मध्य क्रिया होती है और जिसके फलस्वरूप क्या होता है? एक योगात्मक यौगिक प्राप्त होता है। ये हमारे पास योगात्मक यौगिक है ना। यदि हम इनको देखेंगे, ये संयुग्मी डाइन्स हो गया, संयुग्मी यौगिक हो गया, ये हमारे पास एक्रोलीन हो गया, अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक। इसको अल्फा बीटा ना कह करके हम अल्फा भी कह सकते हैं केवल, है ना। चलो अल्फा बीटा लिख भी लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस प्रकार से ये बन जाता है बेटा। और फिर क्या होता है? देखो यहाँ से ये बॉन्ड, देखो ये डबल बॉन्ड है ना, इस टूट करके सिंगल बॉन्ड में हो जाता है और इसके साथ जुड़ जाता है, और ये डबल बॉन्ड भी सिंगल बॉन्ड में यहाँ कन्वर्ट हो जाता है ना। और इस प्रकार से केवल डबल बॉन्ड यहाँ रहता है ना। और ये केवल इस टाइप से जो कंपाउंड बनाएगा वो हमारे पास योगात्मक यौगिक होता है और इसको बोलते हैं डाइजल या डील्स एल्डर अभिक्रिया, है ना। ये डील्स एल्डर अभिक्रिया। और यहाँ पर सिंपल है, दो चीजों की याद रखना है, अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक और संयुग्म यौगिक, इनके मध्य अभिक्रिया होती है और योगात्मक यौगिक बनता है ना। तो चाहो तो इसका नाम याद कर लो, न चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस प्रकार से हम इनको लिख सकते हैं। ये बेटा 12वीं रिएक्शन है ना, थोड़ा याद रखना है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है इटार्ड अभिक्रिया। इटार्ड अभिक्रिया क्या होती है बेटा? इटार्ड अभिक्रिया क्या होती है, किसी को मालूम? इटार्ड अभिक्रिया में सिंपल है, इसमें क्या है? टॉलिन की अभिक्रिया क्रोमिल क्लोराइड के साथ। क्या रखोगे? टॉलिन। टॉलिन तो आप लोग जानते हैं किसके साथ होती है? क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड। देखो टॉलिन की अभिक्रिया किसके साथ? क्रोमिल क्लोराइड। देखो क्रोमिल क्लोराइड का फॉर्मूला है बेटा CrO2Cl2, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान रखना है कि टॉलिन की क्रिया किससे करवानी है? क्रोमिल क्लोराइड से करवानी है ना। कराने पर सब देखो सर्वप्रथम क्या होता है? क्रोमियम संकुल में ऑक्सीकृत होता है। पहले ही दो पार्ट में टूट बनता है बेटा, है ना। किसमें होगा? क्रोमियम संकुल, यानी कि इसको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। क्रोमियम संकुल में ऑक्सीकृत हो जाता है, जो जल अपघटन के द्वारा जो है क्या देता है? बेंजोल्डिहाइड देता है, और फिर क्या करता है? लास्ट में बेंजोल्डिहाइड। टॉलिन, क्रोमिल क्लोराइड, टॉलिन और क्रोमिल क्लोराइड, इनकी अभिक्रिया होगी। पहला कंपाउंड क्या बनेगा? संकुल, क्रोमियम संकुल, है ना। या इसको कह सकते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। और फिर क्या होगा? उसका जल अपघटन होगा और बेंजोडाइड में प्राप्त हो जाएगा। देखो ये सिंपल है। देखो ये हमारे पास टॉलिन है, क्रोमिल क्लोराइड की अभिक्रिया करवाई, CH2 हमने लिया कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में, ये हमारे पास क्या बना? एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना। देखो CH, यहाँ CH हुआ और H2O निकला बेटा इसमें ना, H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव, यानी कि H2O निकला। ये देखो इस प्रकार से, है ना। पहले योगात्मक यौगिक ये बनेगा, फिर H3O पॉजिटिव की अभिक्रिया होगी और फिर हमारे पास बेंजोडाइड प्राप्त हो जाएगा। तो बहुत आसानी से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, है ना। बाकी ये कंपाउंड अलग निकल जाएगा, क्रोमिल क्लोराइड फिर अलग निकल जाएगा। तो ये है हमारे पास इटार्ड अभिक्रिया। यहाँ याद रखना है टॉलिन की क्रिया क्रोमिल क्लोराइड से, टॉलिन की क्रिया किससे होती है? क्रोमिल क्लोराइड से। और फिर क्या होगा? क्रोमियम संकुल बनेगा और फिर जल अपघटन होगा और बेंजोडाइड हमारे पास प्राप्त होगा। तो ये बेंजीन के ऊपर CH3 बेटा क्या है? पूछा जाएगा टॉलिन। इटार्ड अभिक्रिया से क्या बने मिलेगा? बेंजोडाइड, है ना। ये टॉलिन है। और क्रोमिल क्लोराइड हो गया CrO2Cl2, ठीक है ना। इस पर CH2 की अभिक्रिया करवाएंगे, देखो CH2 कार्बन डाइसल्फाइड बोलेंगे इसको, है ना। और देखो यहां से क्या हुआ? दो हाइड्रोजन गायब हुए। कितने हाइड्रोजन गायब हुए बेटा? दो हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ CH बचा, है ना, दो हाइड्रोजन गायब हो रखे, ठीक है। दूसरा क्या हुआ? देखो OCrO, तो ये ऑक्सीजन तो देखो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पहले आ गया, एक बाद में आ गया, ऑक्सीजन कहीं नहीं गया। फिर यहाँ देखो H आ गया, तो ये दोनों जो H निकले थे इससे, ये इसी के अंदर है अभी। देखो ये H यहाँ पर आ गया और एक H आया ना, तो दूसरा ये होल्ड वाइज है, इसलिए दोनों H हो गए, Cr2 और Cl2 और होल्ड वाइज, देखो दोनों H इसी के अंदर आ गए, ठीक है ना। ये जुड़ गए, ये क्या बना हमारे पास? योगात्मक युग, है ना। फिर क्या हुआ? फिर हमने इसका जल अपघटन करवाया। जल अपघटन हमेशा देखो H2O के साथ होता है, H2O के साथ करेंगे और ये है एसिडिक मीडियम। तब हमने क्या किया? H3O पॉजिटिव लिया। जब जल अपघटन होगा तो ये क्या बना देगा? देखो
यहां से ये सीधे के सीधे क्या बन गया, इसमें एल्डिहाइड कंपाउंड बन गया। इस वाली पोजीशन पर CH पहले से था, ऑक्सीजन आ गया। अब बाकी जो देखो बेटा, इसमें एक H2O है ना, तो H2O से चलो माना ऑक्सीजन इसने ले लिया, अब H2 बचा हुआ है। बाकी हम इसको क्या कर देंगे, प्लस क्या बनेगा इसमें, क्रोमिल क्लोराइड एक अलग निकल जाएगा, CrO2Cl2, इसको अलग निकाल देते हैं, और प्लस इसमें क्या होगा, H2O निकाल देंगे। क्या निकल जाएगा इसमें, H2। ठीक है ना, 2 H इसमें पहले से थे, 2 H हो गए, है ना, तो 2H2 के रूप में ये बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार से बनाएगा। तो हम इसको न लिख करके इतना भी लिखेंगे तब भी हमारे पास ये मेन कंपाउंड बन गया। ठीक है ना, ये इटार्ड अभिक्रिया का मेन कंपाउंड। ठीक है, टॉल्यून बेंजोडेट। नेक्स्ट है बेटा एस्टरीकरण। एस्टरीकरण क्या है, ये बताया था मैंने आप लोगों को, नहीं बताया होगा, है ना। एस्टरीकरण क्या है बेटा, देखो यहां पर क्या होता है कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, जब कार्बोक्सिलिक अम्लों को अल्कोहल, एक तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है हमारे पास, और कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं बेटा जिनमें क्या होता है, COOH होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना। कार्बोक्सिलिक अम्लों को अल्कोहल के साथ, ठीक है ना, और H2SO4 या शुष्क HCl की उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो एस्टर प्राप्त होते हैं। देखो यहाँ पर क्या होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल होंगे और अल्कोहल होंगे, इनकी आपस में अभिक्रिया होगी, लेकिन उपस्थिति किसकी होगी, H2SO4 की, है ना, सामने H2SO4 उपस्थित होगी, और इससे क्या होगा बेटा, हमें एस्टर प्राप्त होंगे। यह अभिक्रिया क्या है, उत्क्रमणीय होती है, एस्टरीकरण कहलाती है। क्या कहलाता है, एस्टरीकरण। इस अभिक्रिया को हमने लैब में भी किया था, जिसमें फलों वाली गंध आई थी, है ना। तो हमने क्या किया था, कार्बोक्सिलिक अम्ल हम क्या ले सकते हैं, जो हमारे पास साधारणतः उपलब्ध होता है, वो बेटा एस्टिक एसिड। क्या होता है, एस्टिक एसिड, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3COH, और इसको हम अल्कोहल लेते हैं, तो इथाइल अल्कोहल हमारे पास आसानी से उपलब्ध होता है, CH3CH2OH, है ना। और इसमें क्या करते हैं हमने क्या किया था, सांद्र H2SO4 डाला था। क्या डाला था, सांद्र H2SO4, और कम डाला था, 2-3 बूंदे डाली थी, है ना। और क्या बना था हमारे पास, कुछ टाइम तक हमने पहले गर्म किया था, इन दोनों को, और गर्म करने के बाद हमने क्या किया था, ठंडे पानी में डाला था इसको, ठीक है ना, और फिर उसकी गंध को सूंघा था, तो वो हमें एक ऐसे फलों के पकने जैसी गंध हमें प्राप्त हुई थी। तो ये है बेटा देखो एस्टर, इसको हम क्या बोलते हैं, एस्टर, है ना। तो एस्टर का निर्माण ही एस्टरीकरण, एस्टर का बनना ही एस्टरीकरण। तो एस्टर बनेगा कैसे, एस्टर बनेगा बेटा एसिड और अल्कोहल के साथ। एसिड की जब हम अभिक्रिया किससे करवाएंगे, अल्कोहल से करवाएंगे, और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होगा उपस्थिति में, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एस्टर प्राप्त होगा। ठीक है ना, उसको क्या कहेंगे, एस्टरीफिकेशन या एस्टरीकरण। क्या बोलते हैं, एस्टरीकरण। ठीक है, यहाँ पर हमने एस्ट्रिक एसिड लिया, लेकिन एक और कंपाउंड भी ले सकते हैं बेटे, देखो एस्टरीफिकेशन के लिए हम क्या ले सकते हैं, यहाँ बेंजोइक एसिड भी ले सकते हैं। इस पर हमने मेथनॉल की अभिक्रिया करवाई, ये देखो मिथाइल बेंजोएट बना। ठीक है ना, क्या बना, मिथाइल बेंजोएट। तो इस प्रकार से हमारे पास एक कंपाउंड बन सकते हैं। हो गया, एक लास्ट रिएक्शन और बता देता हूँ, 5 रिएक्शन और बढ़ा देते हैं। देखो बेटा एल्बस अभिक्रिया है ना, एल्बस अभिक्रिया, यहाँ पर क्या होगा, K2S2O8 के क्षारीय विलयन के साथ फिनॉल की अभिक्रिया, फिनॉल के ऑक्सीकरण को से क्यूनोल बनता है। फिनॉल का ऑक्सीकरण होता है और क्यूनोल बनता है। ठीक है ना, तो ये एल्बस अभिक्रिया में आता है। ये फिनॉल है हमारे पास, इसकी उपस्थिति में लेंगे तो ये क्यूनोल है, देखो यहाँ पर ही बन गया। ठीक है ना, ये कंपाउंड हमारे कैटाकॉल और पैराक्यूनोल, देखो पैराक्यूनोल ये है, और एक कैटाकॉल, कैटाकॉल कैटाकॉल और पैराक्यूनोल। तो इस प्रकार से 2 कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, तो ये 15 रिएक्शन आज के लिए इतना ही काफी, क्योंकि रिएक्शन तो बहुत सारी है इसमें, है ना, बहुत सारी रिएक्शन है, उनको हम बाद में बताएंगे आपको। और इसके बाद हम शुरू करते हैं दूसरा, इसी का पार्ट है बेटा। देखो हम पढ़ रहे हैं इस समय, मालूम क्या पढ़ रहे हैं, सेकंड चैप्टर, केवल दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, और कुछ हमने इसमें इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस थी, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे, रिएक्शन तो मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है ना,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये, बच्चों ने याद भी कर रखे हैं काफी बच्चों ने, ठीक है। इनको हम थोड़ा रिवीजन के तौर पर हम चलते हैं, है ना, रिवीजन के तौर पर। देखो बेटा हमारे पास पहले हम देखेंगे द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहेंगे, कोई बताएगा बेटा द्रव्यमान प्रतिशत, कोई बच्चा बता दो द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहेंगे। याद नहीं है आप लोगों ने तो याद किए थे। देखो बेटा इसमें क्या होगा, सिंपल हमें याद रखना है कि किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय की ग्रामों में संख्या द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। उस विलयन का क्या कहलाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत। हमने सीधे देखना है कि 100 ग्राम विलयन में, यदि ऐसे याद नहीं रहता तो ऐसे लिख सकते हैं कि 100 ग्राम विलयन है, ठीक है ना, 100 ग्राम क्या हमारे पास विलयन है, और उसमें उपस्थित क्या होंगे, विलय की ग्रामों की संख्या। जो विलय होगा, विलय के ग्रामों की संख्या, विलय की ग्रामों की संख्या, उसे हम क्या बोलेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इस पे क्वेश्चन भी आया था, है ना। तो द्रव्यमान प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे, देखो द्रव्यमान प्रतिशत होता है विलय पदार्थ के द्रव्यमान और बटे में क्या आएगा, विलयन का द्रव्यमान ग्राम, ये दोनों, और गुणा क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, तो ये हमारे पास द्रव्यमान प्रतिशत होगा, ठीक है बेटा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत, किस प्रकार से। नेक्स्ट देखेंगे तो क्या है, आयतन प्रतिशत क्या है। अब सब 100 एक, इकाई हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखो 100 इकाई, 100 इकाई आयतन बिलियन में उपस्थित विलय इकाई आयतनों की संख्या को। बिल्कुल 100 इकाई आयतन में किसने बोला बेटा, सुषमा किसने बोला है? जी अच्छा सुषमा, ठीक है ना। देखो बेटा यहाँ पर 100 इकाई आयतन, देखो पहले वाला क्या था, यहाँ पर था हमारे 100 ग्राम, बिलियन क्या था 100 ग्राम, उसमें विलय के ग्रामों की संख्या पूछी हुई है, ठीक है ना, ग्रामों में, है ना। यहाँ पर क्या है, आयतन प्रतिशत में देखोगे कि 100 इकाई आयतन, ये 100 इकाई आयतन है ना, इकाई आयतन या मिलीलीटर है ना, किसी बिलियन के 100 मिलीलीटर भी कर सकते हैं, यहाँ 100 इकाई आयतन एक ही चीज है ना, उसमें उपस्थित विलय के इकाई की संख्या बस, तब वो आयतन प्रतिशत के रूप में आएगा। वहां क्या था, ऊपर वाले में द्रव्यमान प्रतिशत में 100 ग्राम था, में उसमें विलय कितने उपस्थित है, यहाँ क्या है 100 इकाई आयतन है, उसमें उपस्थित कितने विलय हैं, वो आयतन प्रतिशत, यहाँ इकाई आयतन में आएगा, है ना। वहां किस में आया था, 100 ग्राम में आया था, तो 100 ग्राम में कितने विलय है, कितने ग्राम विलय है, वो क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत। 100 इकाई आयतन में, ठीक है ना, कितना इकाई आयतन विलय है, वो क्या कहेगा, उसको कहेंगे हम आयतन प्रतिशत, ठीक है ना। और इनके फॉर्मूले भी सेम होते हैं बेटे, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है। देखो देखो यहाँ पर ऊपर वाले में आयतन प्रतिशतता कैसे निकालेंगे, विलय पदार्थ का आयतन, ठीक है ना, ml में, और विलयन का आयतन ml में, ऊपर विलय आएगा नीचे विलय आएगा, और गुणा क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, आयतन प्रतिशत। तीसरा है बेटा द्रव्यमान आयतन। अब देखो दोनों को एक साथ मिला दिया, द्रव्यमान भी है और आयतन भी है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसका मतलब एक चीज द्रव्यमान में होगी और एक आयतन में होगी, क्या होता है बेटा, तो बताएगा, इसको इस बताओ। विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा। बिल्कुल, देखो देखो यहाँ पर है किसी विलयन के 100 ml में या 100 इकाई आयतन में उपस्थित विलय की ग्रामों में मात्रा, उस विलयन का आयतन प्रतिशत। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये इकाई में, कैसे मिली में, और यहाँ क्या है, ग्राम में, दोनों आगे ना। देखो एक चीज तो बिलियन मिली में है, और जो विलय है वो ग्राम में है। उस पर वाले में क्या था, दोनों ही मिली में थे, उससे पहले वाले दोनों ही ग्राम में थे, ठीक है ना। तो इस टाइप से देखो ये आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत आएगा। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होगा, विलय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में और विलयन का आयतन मिलीलीटर में, और इंटू 100 कर देंगे, तो हम क्या निकाल लेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकाल लेंगे। नेक्स्ट है बेटा पार्ट प्रति मिलियन। पार्ट प्रति मिलियन क्या होता है, कोई बताए बेटा, बहुत सिंपल चीजें हैं, पार्ट प्रति मिलियन। यहाँ पर हमारे पास देखो किसी विलय पदार्थ का भार की वह संख्या जो किसी विलयन के 10 to the power 6
भार भागों में उपस्थित हो। हमारे पास बिलियन है, माना बिलियन कैसा है, 1 बिलियन है हमारे पास। देखो इसको ऐसे समझ सकते हैं, बिलियन जिसकी पावर 10 टू द पावर 6 बिलियन, ये इतना, माना उसके टोटल बिलियन का भाग है इतना, इतने भाग, और इस इतने भाग में घुले हुए विलेय पदार्थ के भार भागों की संख्या। जो विलेय पदार्थ होगा उसके भार भागों की संख्या कितनी है इसमें, वो क्या कहलाता है, पार्ट पर मिलियन कहलाता है। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या, किसके, विलेय पदार्थों की वह भार भागों की संख्या जो किसी विलियन के 10 टू दी पावर 6, कोई भी विलियन हो सकता है बेटा, किसी विलियन के 10 टू दी पावर 6, ठीक है ना, भार भागों में उपस्थित हो, पार्ट पर मिलियन कहलाता है ना। इस 10 लाख को भूल जाना, कोई दिक्कत नहीं, 1 मिलियन कहते हैं बेटा इसको, 1 मिलियन है ना, 1 मिलियन भार भागों में उपस्थित हो, उसको हम क्या बोलेंगे, पार्ट पर मिलियन कहते हैं। देखो पार्ट पर मिलियन है ना, पार्ट पर मिलियन, 1 मिलियन में उपस्थित विलेय की संख्या, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है ना, 1 मिलियन भार भागों में उपस्थित विलेय पदार्थ के भार भागों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, पीपीएम बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको मान सकते हैं। ये थोड़ा सा लगता है कठिन लेकिन है सरल है ना। यहाँ पर हमने देखना है कि 10 टू दी पावर 6 है ना, या हम कह सकते हैं 1 मिलियन भार भागों में उपस्थित विलेय के भार भागों की संख्या को हम क्या कहते हैं, पार्ट पर मिलियन कहते हैं, है ना। तो ये इस प्रकार से आएगा, पार्ट पर मिलियन, विलेय पदार्थों का द्रव्यमान बटे मिलियन का द्रव्यमान गुणा क्या कर देंगे, 10 टू दी पावर 6 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, है ना। तो ये हमारे पास क्या आएगा, पार्ट पर मिलियन आएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, पार्ट पर मिलियन, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम देखें बेटा, मोल प्रभास किसे बोलते हैं, मोल प्रभास तो बहुत सरल है, मोल प्रभास किसे बोलते हैं, किसी विशेष घटक मोलों की संख्या तथा विलयन की मोलों की संख्या के अनुपात। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, मोल अंश भी कहते हैं बेटा इसको, मोल भिन्न भी कहते हैं, और मोल प्रभाज भी कहते हैं, और अंग्रेजी में हम इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। तो ये मोल फ्रैक्शन क्या हुआ, एक मिश्रण में किसी अवयव, माना कोई अवयव हमारे पास है, कोई अवयव है, और उस अवयव का मोल जो अंश होगा, मोल अंश, उस अवयव के मोल अंश, देखो यहाँ पर क्या है, एक मिश्रण है हमारे पास, और एक कहता है किसी अवयव के मोल अंश है, कोई अवयव हमारे पास है उसका मोल अंश, और दूसरा उस अवयव के मोल अंश और मिश्रण में कुल मोल अंशों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, बेटा इसको, उसको कहा जाता है मोल प्रभाज। यहाँ पर दो चीजें हैं, माना कोई किसी अवयव का मोल अंश है, हमने मोल अंश लिया, कोई अवयव लिया, मान लीजिए हमने कोई अवयव ले सकते हैं, माने NaCl लिया, ठीक है ना, और NaCl के ना साथ हमने क्या मिलाया हुआ, पानी, NaCl प्लस H2, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा, है ना, ठीक है ना, NaCl वैसे ही दे रहा हूँ। तो एक तो इसके मोल अंश, और दूसरा क्या होगा, इस अवयव का मोल अंश और इसके विलयन के मोल अंशों का जो अनुपात होगा, विलयन के मोल अंश कैसे हो जाएंगे, NaCl प्लस H2, इसके मोल अंशों का जो अनुपात होगा, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन कहें, ठीक है ना, या मोल अंश कहें। तो इन मोलों को हम, इस अनुपात को हम क्या कहते हैं, मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। देखो ये है बेटा, ये है आएगा अवयव के मोल अंश बराबर अवयव के मोलों की संख्या बटे कुल मिश्रण के मोलों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं, ठीक है। अब नॉर्मलता किसे कहते हैं बेटा, इसे नॉर्मलता जो है शब्द सिलेबस में नहीं दिखाई देता हो कहीं, ठीक है ना, फिर भी हमने लिखा हुआ मोलर नॉर्मलता, जान लेना चाहिए नॉर्मलता क्या है, क्या बेटा, ये इकाई आयतन से संबंधित है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, ये किसी निश्चित ताप पर, ये तो हमने ऐसे ही लिखा हुआ, सभी के सब जितने भी सेंटेंस आएंगे उनमें क्या आएगा, निश्चित ताप आएगा, है ना, और किसी निश्चित ताप पर, ये तो हमने देख लो कॉमन चीजें आएंगी। बिलियन के 1 लीटर में घुलित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, देखो 1 लीटर हमारे पास बिलियन है, क्या है बेटा, 1 लीटर, अब अधिकांश ऐसे आएंगे, ठीक है ना, 1 लीटर, और इसमें हमने देखना है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, 1 लीटर हमारे पास बिलियन था, ये समझना है,
क्या है बेटा, 1 लीटर विलियन। और इसमें हमने क्या करना है, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, जो विलेय है उसमें कितने ग्राम है, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम क्या कहते हैं, उस ताप पर विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। विलियन, विलयन की नॉर्मलता कहा जाता है ना। तो यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला भी सेम लिखना है, नॉर्मलता इज इक्वल टू कैपिटल एन से दिखाया गया है ना। और नॉर्मलता क्या है, विलेय पदार्थों की ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, नेक्स्ट देखो मोलरता क्या है, मोलरता बताओ बेटा, मोलरता तो आ ही जाना चाहिए। 1 लीटर बिलियन में घुलित विलेय की मोलों की संख्या को उस बिलियन की मोलरता। बिल्कुल, देखो यहाँ पर भी फिर वही शब्द आया ना, निश्चित ताप पर। देखो 1 लीटर, प्रति लीटर का मतलब होता है बेटा 1 लीटर, 1 लीटर विलियन हमारे पास फिर आ गया 1 लीटर विलियन। वहां क्या थी, ग्राम तुल्यांकों की संख्या थी, घुले हुए ग्राम तुल्यांकों, 1 लीटर क्या था, विलियन है हमारे पास, है ना। और पहले वाले में क्या था, इस 1 लीटर विलियन में ग्राम तुल्यांकों की संख्या थी विलेय के। लेकिन यहाँ पर क्या है, 1 लीटर विलियन में घुलित विलेय पदार्थों की मोलों की संख्या, बस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या होगा, विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या। देखो उसमें क्या था, उसमें हमारे पास ग्राम तुल्यांकों की संख्या है। यहाँ पर क्या है, 1 लीटर विलियन में हमने क्या देखना है, विलेय के मोलों की संख्या कितनी घुली है, तो इससे क्या कहेंगे, मोलरता कहेंगे। ग्राम नॉर्मलता किसे कहेंगे, 1 लीटर विलियन था, लेकिन उसमें क्या है, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या कितनी है, वो उसकी नॉर्मलता कहलाएगी। यहाँ पर हमने क्या करना है, 1 लीटर विलियन लेना है, लेकिन उसमें क्या करना है, विलेय के मोलों की संख्या कितनी घुली है, वो क्या कहलाएगी, मोलरता कहलाएगी। बहुत सिंपल वे में देखना है। और देखो विलेय के मोलों की संख्या ये ऊपर आ गया, और बटे में विलियन का आता है लीटर में। ठीक है, अब मोललता क्या है, नेक्स्ट है बेटे मोललता, कोई बताएगा बेटा, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को। बिल्कुल, यहाँ पर 1 किलोग्राम कहो बेटा, 1 केजी कहो, या 1000 ग्राम कहो, दोनों एक चीज है। 1 किलो में 1000 ग्राम है ना, तो 1 केजी या 1000 ग्राम विलायक, यहाँ पर सिर्फ अंतर ये आ गया, विलायक आ गया, बाकी में सब में विलियन था ऊपर, है ना। यहाँ पर क्या आएगा, विलायक आएगा। तो विलायक यहाँ पर क्या है, 1 केजी विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या। अब देखो यहाँ पर मोल संख्या तो वही है, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। देखो इससे पहले वाले में क्या था, इन दोनों में अंतर क्या है, वहां सिर्फ ये था कि ये बिलियन था, यहाँ विलायक है। विलायक में 1 केजी विलायक में घुले हुए विलेय की मोलों की संख्या मोललता कहलाता, मोललता, इसमें मोललता हो गया। और पहले वाले में क्या था, मोलरता, बस ये आ गया, इतना अंतर है ना, मोलरता और मोललता। तो मोललता में क्या होता है कि 1000 ग्राम हमारे पास क्या होगा, विलायक होगा, और उसमें खुले हुए विलेय की मोलों की संख्या होगी, है ना। और मोलरता में क्या होगा, यहाँ पर आएगा 1 लीटर विलियन, यहाँ बिलियन होगा, 1 लीटर विलियन होगा, और उसमें घुले हुए विलेय की मोलों की संख्या को हम क्या कहेंगे, मोलरता कहेंगे। तो इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये देखो बेटा, हमारे पास ये है 1000 ग्राम भी कह सकते हैं, या 1 किलोग्राम, है ना, मोलरता कहा जाता है। और इसका फॉर्मूला है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान केजी में, यहाँ विलायक आ जाएगा, बस इतना अंतर, ये विलायक आ गया। ठीक है, विलेयता किसे कहते हैं बेटा, विलेयता, विलेयता की परिभाषा किसको है, इस सब कुछ याद करना है आप लोगों ने, है ना। इनका रिवीजन भी हम चलाते रहेंगे रोज, ठीक है ना। लव फॉलो।